सम्मानित हो चुके राजा राम भादू जी, उत्सव कावेरी जी, देवेंद्र राज सुथार जी मंच पर मेरे साथ बैठे और मुझे मेरे मन में घबराहट पैदा करने वाले संदीप मील जी और दोस्तों, घबराहट क्यों पैदा कर रहे हैं इसका जिक्र कर दूंगा मैं। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बहुत कम शब्दों में कुछ कहना जिससे आपका बहुत लंबा और बहुत नजदीकी रिश्ता हो, बहुत मुश्किल होता है। और डॉक्टर हेतु भारद्वाज से मेरा संबंध डॉक्टर साहब 1965 से है, तो लगभग 60 वर्षों का संबंध, और ऐसा संबंध जो लगातार प्रगाढ़ होता गया है। और जिस व्यक्ति को आपने बहुत नजदीक से और दूर से भी देखा हो, उसके बारे में मन में इतने सारे इंप्रेशंस जमा हो जाते हैं कि उनमें से छांट कर कुछ को सामने रखना मुश्किल होता है। ये मुश्किल उस समय और बढ़ जाती है जब मैं ये देखता हूं कि इस सभागार में जितने लोग विराजमान हैं उनमें से अधिकांश हेतु जी से उतने ही या मुझसे ज्यादा परिचित और आत्मीय हैं। तो जब मुझसे ज्यादा जानने वाले लोग यहाँ बैठे हों तो उनके सामने मैं क्या कहूँ। और तीसरी बात, संदीप ने जिस कौशल से राजा राम भादू जी का परिचय दिया, उस बात से मेरा संकोच, मेरी घबराहट और बढ़ गई है कि मैं हेतु जी के बारे में इतनी ही कुशलता से कुछ कह शायद ना पाऊं, लेकिन कहना तो है ही। जब मैं हेतु जी के बारे में सोचता हूं तो मुझे एक अभिव्यक्ति बार बार बहुत याद आती है, और वो अभिव्यक्ति है पब्लिक इंटेलेक्चुअल। हेतु जी हमारे समय के वास्तविक पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं। वे विद्वान हैं, लेकिन अपनी विद्वत्ता को अपने तक सीमित नहीं रखते हैं। समाज के साथ साझा करने का कोई मौका, कोई प्लेटफॉर्म वे नहीं छोड़ते हैं। इसलिए मैंने कहा कि वे अपनी तरह के पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं। लेकिन ये पब्लिक इंटेलेक्चुअल कहना तो मुझे वक्त लगता है, विद्वान जब मैं किसी को कहने की कोशिश करता हूं तो झिझक जाता हूं, और खासतौर से हेतु जी को विद्वान कहने में मुझे बहुत संकोच हो रहा है। संकोच इसलिए हो रहा है कि मुझे उदय प्रकाश की एक कविता, जब भी किसी को विद्वान कहना होता है, याद आ जाती है। पूरी कविता नहीं सुनाऊंगा, आप आश्वस्त रहें। लेकिन ये कविता शुरू होती है, कम ही बोलते हैं विद्वान, चुप ही देखा गया है उन्हें ज्यादातर, हंसते उन्हें देख पाना एक कठिन चीज है, और जोर जोर से हंसते तो बिल्कुल भी नहीं। खांसते या गिरते उन्हें देखा गया है जरूर, या कभी कभार सार्वजनिक सुविधा में खड़े हुए भी, लेकिन खुशी में किसी से लिपटते और गुस्से में किसी को पीटने जैसा दृश्य नहीं दिया उन्होंने कभी। बहुत चुने हुए लोगों से, बहुत चुने हुए विषयों पर बहुत चुनिंदा बातें करते हैं विद्वान लोग। वैसे वे हंसते तो होंगे जरूर कुछ दूसरे विद्वानों के सामने, कुछ विद्वान बातों पर। विद्वान लोगों की हंसी छींक भी विद्वान होती है, और उसका कारण जानना जो विद्वान नहीं है उनके वश के बाहर की बात है। अब उदय प्रकाश ने जब विद्वान की ऐसी परिभाषा दे दी, तो आप खुद भी सोच लीजिए कि इस परिभाषा के आलोक में हेतु जी विद्वान ठहरते हैं या नहीं। विद्वान तो हंसते नहीं है, हमेशा बहुत गंभीर रहते हैं। हेतु जी पर आप सारे इल्जाम लगा लीजिए, लेकिन गंभीर रहने का और हंसने से बचने का इल्जाम आप इन पर लगा ही नहीं सकते। तो अब ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ बोलना है, ये बड़ा मुश्किल है।
लेकिन वो कहते हैं ना, मौका भी है और दस्तूर भी, तो कुछ तो बोलना ही है। तो चलिए, जिस तरह से संदीप ने भादू जी का परिचय दिया, बहुत छोटी सी कुछ जानकारियां आपके साथ साझा कर लूं, हालांकि वे सारी चीजें आप पहले से जानते हैं। हेतु जी लगभग 88 वर्ष के युवा हैं, उत्साह और उमंग से भरपूर, और जिंदगी के प्याले की हर बूंद को छक कर पीने और उसका आनंद लेने की आकांक्षा, प्रयत्न और आनंद के साथ उसका उपभोग करने वाले। मैंने कभी ये कहा था, शायद 10-12 साल हो गए होंगे इस बात को, लेकिन मुझे वो बात याद रहती है कि आदमी को अपना बुढ़ापा कैसे काटना चाहिए, इस मामले में हेतु जी मेरे आदर्श हैं, और वो आदर्श और ज्यादा बढ़ा है। उनको ये मैंने अपने पास आने भी नहीं दिया है। ये जो 88 वर्ष की बात मैंने कहा, वो केवल एक तथ्य है, अन्यथा इनमें 88 वर्ष जैसी कोई चीज नहीं है। बहुत सारी भूमिकाएं इन्होंने अपने जीवन में निभाई है। पहली भूमिका तो जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक लेखक की भूमिका है, और कितना सारा लिखा है इन्होंने, कोई विधा नहीं छोड़ी है। कहानी, उपन्यास, व्यंग, नाटक, आलोचना, शोध, निबंध, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, यहां तक कि पाठ्य पुस्तकें भी। और पाठ्य पुस्तकें लिखना दोस्तों कोई घटिया काम नहीं है, बहुत जरूरी काम है, बशर्ते उन्हें अच्छी तरह से लिखा जाए। और ये तो जी हमेशा मजाक में कहते भी हैं कि एक काम करने में ये असफल हुए हैं, कुंजियां भी लिखी है इन्होंने, लेकिन वो उस मामले में ये असफल रहे। एक विधा मुझे लग रहा था कि इनसे छूट गई, लेकिन ये शिकायत करने का मौका भी इन्होंने छीन लिया, पहले छद्म रूप से और बाद में प्रकट रूप से। एक और अंतरिक्ष के अंतिम पृष्ठ पर, अंतिम आवरण पर विधि विग्रह नाम से जो छंद छपते हैं, वे लीला पर वे हेतु जी लिखते रहे हैं। पुराने जमाने की व्यक्ति हैं तो छंद पर तो अधिकार है ही, लेकिन बाद में एक कविता संग्रह भी आ गया, तो मेरे ख्याल से कोई विधा इन्होंने छोड़ी नहीं है। लेखक होने के साथ साथ संपादक भी हैं, और बहुत पहले से संपादन करना शुरू कर दिया। आज की कविता, एक पत्रिका जिसका नाम बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा, उसके 4 अंकों का संपादन किया, फिर तटस्थ का संपादन किया। राजस्थान साहित्य अकादमी की पत्रिका मधुमती के अंक तो संपादन का आदर्श प्रस्तुत करने वाले अंक माने जाते हैं अब भी। और उसके बाद 2 पत्रिकाओं को बिल्कुल डूब कर इन्होंने आकार दिया, समय मात्रा और अक्सर। और क्योंकि एकेडमिक्स की दुनिया के व्यक्ति हैं, तो एक और पत्रिका, अलग तरह की पत्रिका, लेकिन जिसका अध्येताओं के लिए महत्व है, पंचशील शोध समीक्षा, उसके भी बहुत सारे अंकों का संपादन किया। इसके अलावा बहुत सारी किताबों का संपादन किया, और पुराने लोगों को याद होगा, कई वर्ष ये वर्ष की श्रेष्ठ कहानियों का एक संकलन तैयार करते रहे हैं। अब इनके व्यक्तित्व के एक दूसरे आयाम की तरफ हम, हेतु जी अद्भुत वक्ता है, और ये कहना भी अल्प कथन है। वैसे आप जानते हैं कि एक तो हिंदी का लेखक, और दूसरा अगर वो मास्टर भी है, तो फिर सुनने वालों की खैर नहीं। मुझ जैसे लोग जब बोलना शुरू करते हैं तो वो शरद जोशी की याद दिला देते हैं। शरद जोशी ने कभी लिखा था कि जब मैं इसको बोलते हुए सुनता हूं तो सोचता हूं कि ये क्या बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है, और ये कब तक बोलेगा। लेकिन ये तो ये अलग तरह के वक्ता है, इनको सुनने के लिए हम लोग लालायित रहते हैं, और केवल इसलिए नहीं कि इनकी वक्तृत्व शैली बहुत रोचक है, इसलिए भी
कि जहां कोई संभावना मुझे नजर नहीं आती है कि कोई नई बात कही जाएगी, वहां भी ये कोई न कोई ऐसा नया नुक्ता और एक ऐसी विचारोत्तेजक बात ढूंढ निकालते हैं। और ये अक्सर होता है कमाल। अपनी वरिष्ठता के कारण अधिकांश आयोजनों में हेतु जी अध्यक्ष होते हैं और अध्यक्ष से पहले जितना कुछ जो कुछ कहा जाना होता है सब कहा जा चुका होता है और लगता है कि अध्यक्ष के पास दो चार बातें कहने के सिवा कुछ बचा नहीं है। लेकिन जब सब कुछ कहा जा चुका होता है उसके बाद हेतु जी कहते हैं वो शायद उस गोष्ठी की उपलब्धि होता है, उस गोष्ठी का हासिल होता है। इन्हें अगर एक उर्दू वाली अभिव्यक्ति में कहूं तो मुशायरा लूट लेना आता है। यहाँ ये वो गंभीरता और गंभीरता अध्यक्ष वाली कभी नहीं होती है। वो हंसी मजाक में हंसते हंसते व्यंग करते हुए चुटकी काटते हुए आपकी टांग खींचते हुए कोई ऐसी बात कह जाते हैं जिसको आप बहुत लंबे समय तक सोचते रहते हैं। इनके व्यक्तित्व का एक और आयाम है शिक्षक और शैक्षिक प्रशासक। लंबे समय तक राजस्थान की कॉलेज शिक्षा में रहे और जो लोग इनसे पढ़े हैं और जो लोग नहीं भी पढ़े हैं वे जानते हैं कि ये कैसे अध्यापक रहे हैं। कभी कभी ये लगता है, मेरे युवा साथी माफ करेंगे, कि अध्यापकों की वो पीढ़ी अब विलुप्त हो गई है। और न केवल अध्यापक, मैंने ये भी पाया कि हमारे बहुत सारे अध्यापक साथी प्रशासन से भागते हैं। जिंदगी भर पढ़ा लिया लेकिन जब प्रशासन का मौका आया तो बचकर निकल लिए कि नहीं ये मैं नहीं करूंगा। लेकिन हेतु जी उन लोगों में से नहीं है, इन्होंने उस चुनौती को भी स्वीकार किया और बड़ी शानदार तरह से स्वीकार किया। चाहे वो पारी कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज बालोद का हो, शैक्षिक प्रशासन में भी उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। इनके व्यक्तित्व का अगला जो पक्ष जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ और जिससे आप में से अधिकांश लोग परिचित हैं वो है संगठन करना। हेतु जी शुद्ध रूप से राजनीतिक व्यक्ति है, राजनीति में इनकी रुचि बहुत है और दोनों तरह की राजनीति इन्होंने पूरी जिंदगी की है और खूब की है। एक शिक्षकों की राजनीति और दूसरे लेखकों की राजनीति। लेकिन आप ये भी सोचिए ना कि राजनीति आदमी क्यों ना करे। आप देखने की बात यह है आप जो राजनीति कर रहे हैं वो कितनी सकारात्मक है और कितनी उपयोगी है, ना कि आप सीधे सीधे ये कहेंगे राजनीति खराब है मैं तो राजनीति नहीं करता। हेतु जी उन लोगों में से नहीं है, इन्होंने राजनीति की खूब की। राजस्थान में जो शिक्षक संगठन है रूपका, उसको सक्रिय रखने में इनका जितना योगदान है, एक युवा अध्यापक के रूप में मुझे वो बातें जानने का देखने का मौका मिला है और मैं जानता हूँ कि उन्होंने किस तरह से शिक्षकों के हितों की लड़ाई लड़ी है। और यही बात राजस्थान में दो लेखक संगठनों में उनकी भूमिका को याद करते हुए भी कही जा सकती है। पहले जनवादी लेखक संघ से इनका जुड़ाव हुआ और लंबे समय तक उसमें सक्रिय रहे और उसके बाद उस विस्तार में जाने का ये मौका नहीं है। प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े रहे और वहां भी लेखकों के हितों के लिए ये बराबर आवाज उठाते। सब चीजों के साथ साथ जो बात मुझे सबसे बड़ी लगती है वो ये कि एक मित्र और एक मनुष्य के रूप में ये विलक्षण, सबके काम आने को तैयार। हम में से हर एक के पास इस तरह के अनुभव होंगे, संस्मरण होंगे कि आपने कहा कि ये काम है और अपनी उम्र को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी विवशताओं को ताक पर रखकर आपके साथ चल पड़ेगी। ये जो बात है किसी के काम आने वाला, ये जज्बा बहुत महत्वपूर्ण जज्बा है। और जहाँ मनुष्य की बात है, इनका हास्य बोध हो, इनकी स्मृति हो, इनका पढ़ने का शौक हो, संगीत सुनने का शौक हो, फिल्मों का शौक हो, जीवन के सारे आनंद लेने के जो शौक हैं वो इनको एक उत्कृष्ट मनुष्य बनाते हैं। तो ये अब और बहुत सारी बातें कही जा सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अवसर बहुत लंबे भाषणों का नहीं है। और मुझे हमेशा याद आता है, और यही एक सप्ताह पहले हेतु जी इस बात को बहुत विस्तार से कह चुके हैं कि किसी को बिठाकर उसके सामने उसकी प्रशंसा करने से बड़ी कोई यातना नहीं होगी। तो मैं और यातना इनको नहीं दूंगा, बस अपनी तरफ से और आपकी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।